दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच में डिबेट चल रही थी और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यह पूरी चर्चा थी केंद्रित। और जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए, राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए और लगातार उनका जो भाषण है चर्चा को केंद्र में बना रहा। और राहुल गांधी जी के भाषण थे, जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, वह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए थे। और सबकी उत्सुकता ये थी कि प्रधानमंत्री जी अब जवाब देंगे पूरी चर्चा का, तो वह किस तरह से जो राहुल गांधी जी ने, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, उसको प्रधानमंत्री जी किस तरह से एड्रेस करते हैं, किस तरह से उन मुद्दों पर वह जवाब देते हैं और विपक्ष को घेरते हैं अपनी नीतियों के, जो उनकी कार्यक्रम है, सरकार के जो नीतियां हैं। तो तमाम तरह की उत्सुकता इस बीच पिछले 2 दिन लगातार संसद की तरफ लगी रहीं और लगातार लोगों ने उन भाषणों को देखा, चाहे विपक्ष के नेता का हो या सत्ता पक्ष के नेता का हो। और तमाम तरह की जो कार्यशैली रही इस बीच में, जो सांसद संसद के अंदर बैठे थे, जिस तरह का उनका व्यवहार था, उसकी तरफ भी लोगों की निगाहें लगातार लगी हुई थी। तो क्या संदेश इन संसद के अंदर जो भाषण दिए गए, चाहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो, चाहे राहुल गांधी जी के द्वारा हो या अन्य दूसरे जो नेताओं के द्वारा, उसका किस तरह से प्रतिक्रिया लोगों के अंदर दिखाई दे रही है और उसके क्या राजनीतिक संदेश हैं, क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। वहाँ से हिमांशु बयानी जी गुजरात से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। उनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से संसद की जो कार्रवाई पिछले 2-3 दिन की रही है और खासतौर से पिछले 2 दिन की बात करें, तो उसमें विपक्ष की नेता राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका भाषण हुआ और कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच के द्वारा उन सब बातों को जवाब दिया, एड्रेस किया। उसको किस नज़र से हिमांशु जी आप देख पा रहे हैं, अगर दोनों भाषणों की तुलना करें, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने मुद्दे उठाए, क्या प्रधानमंत्री जी ने उन मुद्दों को एड्रेस किया या अपनी तरह से उन्होंने जो उनकी भाषण शैली है प्रधानमंत्री जी के अपने तरीके से उन्होंने उसको लोगों के बीच रखा? आपको दोनों भाषणों में क्या अंतर दिखाई दिया और किस तरह से आप दोनों भाषणों की जो गुणवत्ता है, उसको किस तरह से आप देख पाते हैं? देखिए, सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सिलेक्ट करने के लिए। मुझे लगता है इसके लिए जो नजरिया आना चाहिए वो दूसरी जगहों पे कैसे आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मॉरली अगर हम बात करें, मॉरल ग्राउंड्स पे अगर हम बात करें, तो मॉरल ग्राउंड्स पे राहुल गांधी ने अपने भाषण में मुद्दे उठाए। मतलब उनकी जो मुद्दों की राजनीति है वैसी की वैसी बरकरार रहेगी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, वो उन्होंने संकेत दे दिया है। जबकि कल शाम को प्रधानमंत्री जी ने जो उनका भाषण दिया, स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद का ये भाषण था, तो उसमें उन्होंने अपनी मतलब एक दृढ़ता दिखाई कि भाई आप, दृढ़ता मतलब उन्होंने ज्यादातर राहुल गांधी को पर्सनल लेवल पे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन और उसको क्रिटिसाइज करने की ही बात की। परसों जो राहुल गांधी ने बात की थी, उसके बाद कल गुजरात में सिलसिला ये हुआ कि सीधा का सीधा जो कांग्रेस का यहाँ पे कार्यालय है पालड़ी में, अहमदाबाद में, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके ऊपर कुछ सुबह 4 बजे कोई मतलब जो होते हैं ऐसे अराजक तत्व, उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ की, राहुल गांधी के पोस्टर पे ब्लैक इंक लगा दी। तो ये जो हिंदुओं वाला कमेंट था, उसके ऊपर बजरंग दल का ये रिस्पॉन्स था, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसकी बात जो है सोशल मीडिया में चर्चा होने लगी। हालांकि आपको पता है मीडिया में इसकी चर्चाएं बहुत कम होती है आजकल, लेकिन ये होने लगी और बाद में धीरे धीरे रात को मीडिया के डिबेट में भी ये मुद्दा छाया रहा। गुजरात के मीडिया की बात कर रहा हूं। अब प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, वो जैसे मैंने कहा एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन था। मुझे अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री अपनी ये पहली स्पीच जो सांसद में राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद देंगे, तो उसमें मुझे लगा कि वो अगले 5 साल की ब्लूप्रिंट रखेंगे कि देश किस दिशा में जाएगा। जैसे उन्होंने चुनाव के समय में कहा है कि बहुत सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ये दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनता है, ये देश दूसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुझे लगा उसके बारे में बातचीत होगी। पिछला जो भी हिसाब किताब है, ठीक है, आपने किया सरकार में तो आपको करना ही है, बिल्कुल करना है। और डेस्परेट टाइम्स रिक्वायर्ड डेस्परेट मेजर्स, तो आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की या एरियल स्ट्राइक की बात की, जो भी ये भी हुआ है पीछे, ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ है। लेकिन उसका अगर आप इंडिकेशन देखेंगे तो जिस तरीके से एक कमिटेड वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी की या हिंदुत्ववाद की विचारधारा से जुड़ी हुई जो कमिटेड एक वोट बैंक है, उसका रिस्पॉन्स आज आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। और मुझे लगता है प्रशांत जी, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है कहीं पे भी, लेकिन कल के
प्रधानमंत्री के भाषण के बाद स्टॉक मार्केट में आज बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 80,000 के पार चला गया है। तो ये रिस्पॉन्स यही था। जो मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी के लोग जो शेयर बाजार पे अपना दबदबा बना के बैठे हैं, ये रिस्पॉन्स वहीं पे था, क्योंकि कल तक अगर आप देखेंगे तो असमंजस थी कि कैसे ये टैकल करेंगे। लेकिन कल जो भाषण हुआ उसके बाद ये जो एग्रेसिवनेस है कि भले आप मुद्दों की राजनीति के बारे में बात करेगा विपक्ष या जो भी बात करेगा, लेकिन हम अपना जुगल इसी मुद्दों पे बजाय रखेंगे कि देश ने तरक्की की है, ये किया है, वो किया है। अब देश की तरक्की आपके सामने नजर आ रही है। भगदड़ मचती है, 122 150 लोग मर जाते हैं, वो बाबा गायब हो जाता है, उसके खिलाफ पीआईएल दाखिल हो जाती है आज सुप्रीम कोर्ट में। इतने बांध टूट रहे हैं, इतने पुल टूट रहे हैं, रस्तों पे गड्ढे हैं। गुजरात का जो पाटनगर गांधीनगर, वहां पे भी मतलब रस्तों में गड्ढे, इतना जो आपने मतलब ये पूरा जो पूंजीवाद की जो होड़ आपने लगा दी है, उसमें सामाजिक व्यवस्था में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, थोड़े दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ अहमदाबाद की एक पॉश लोकालिटी, उसमें केडिला, जाइडस केडिला में काम कर रही एक साइंटिस्ट ने ये वीडियो वायरल किया है। तो मतलब वहां पे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी आमदनी भी अच्छी है, तो वहां पे वाटर ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बारिश गिरता है तो पानी भर जाता है, लाखों करोड़ों के लोगों ने वहां पे फ्लैट लिए। तो ये सब आ रहा है, तो ये विकास कैसा है पब्लिक ही तय करेगी, और इसका मुझे लगता है जवाब दे दिया। लेकिन बात क्या हुई है कि आप अभी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस मेरिट में कहीं नहीं है, हमको प्रजा ने जनमत दिया है। आप ये मतलब ये वो बोलते हैं ना कि 240 हमारे पास है, आपके पास तो आपने 100 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है, आपने सबका वोट, ये मतलब एक अंदर फूट डालने की बात। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्पीच से इंडिकेटिव बहुत क्लियर है कि पर्सनल अटैक्स होते रहेंगे राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि इनके ऊपर ओबीसी को चोर कहने का इल्जाम है, इनके ऊपर कोर्ट में केस चला है, इन्हें जमानत पे इतनी वो धांधली की है, तो जमानत पे भाई धांधली की है तो डाल दीजिए ना प्रूव करके। आपके ईडी वालों ने 55 घंटे इनको ग्रिल किया, कुछ कर नहीं पाए, ऑफ कैमरा आपके ईडी के ऑफिसर बोलते जो राहुल गांधी ने कहा आप किस मिट्टी के बने हैं, आप प्रूव कीजिए। मैं पिछले 10 साल में ये राजनीति देख रहा हूं कि आप एलिगेशन करते हैं, कोई भी मुद्दे पे किसी भी बंदे की अगर कोई क्रेडिबिलिटी है तो वो क्रेडिबिलिटी आप खत्म करें, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो मतलब कोई राजनीति से जुड़ी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो, आप उसको टारगेट, टाटास को भी टारगेट किया गया था ना, पीयूष गोयल ने जिस तरीके से टाटास की क्रेडिबिलिटी को टारगेट किया था। तो ये एक ऐसी मतलब एक वो हो जाती है कि आप टारगेट कीजिए, उसके बाद आईटी फैक्ट्री होती है और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आजकल इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले वो लॉस मेकिंग यूनिट्स हो मीडिया के या जो भी है, उसमें इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको एक नैरेटिव सेट करना है, उनको वहां पे मतलब एक माइंडसेट, मेंटल माइंडसेट सेट करना है, वहां पे सरकारें बदलनी और अपनी जो फेवर में हो पूंजीवाद वाली जो विचारधारा की सरकार हो, वहां पे बिठा के अपने फायदे का देखना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नैरेटिव चलता रहेगा, लेकिन ऐसे माहौल में जहां पे विपक्ष जिस तरीके से बैठा था, मैं ऐसा मानता हूं प्रशांत जी, ये अवसर है, भारत देश के पास ये सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि पिछले दिनों में भी मतलब पिछले जितने सालों में कोalition गवर्नमेंट रही है उसमें भारत ने प्रगति की है। आप अगर जो बातें आ रही है कि 17 साल से राशन की लाइनें थी, ये था वो था, तो आप 90 के दशक से देख लीजिए, ये सब चीजें इतने मायने नहीं रही थी। जब से 1993 से जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज आई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, आर्थिक अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ी, एक नियो रिच मिडिल क्लास जिस तरीके से शहरों में खड़ा हुआ कॉल सेंटर्स की वजह से, या जो भी कनेक्टिविटीज आई, एसटीडीपीसीओ का कनेक्टिविटी आया, बाद में इंटरनेट आया, जो भी आया, मोबाइल टेलीफोनी आई, तो लोग क्या है, भारत के लोग, भारत एक ऐसा देश है जो अगर आप दूसरे देश देखेंगे जो आजाद हुए भारत के साथ, उसके मुकाबले भारत ने जो प्रगति की है वो भारत के लोगों ने प्रगति की है। इसमें कोई सरकार का मतलब, सरकार एक पॉलिसीज बनाती है और वो पॉलिसीज मैं ऐसा मानता हूं बरकरार रहती है। आप आजादी के समय से ले लीजिए, चाहे वो इरिगेशन की पॉलिसीज हो, एजुकेशन की पॉलिसीज हो, या फिर आप मतलब हेल्थ की पॉलिसीज देख लीजिए, तो ज्यादातर वो पॉलिसीज वही की वही रहती है, उसकी पॉलिसीज के नाम बदलते रहते हैं जो भी विचारधारा की सरकार आती है उसके साथ। अब आप बोल रहे हैं कि 1984 के बाद 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने मतलब 250 का आंकड़ा पार नहीं किया, तो कोalition गवर्नमेंट्स थी, ये बहुत क्लियर बात है।
उसके चलते अगर आप मतलब ये बात कर रहे हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन के आने वाले दिनों में कोएलिशन गवर्नमेंट है यहाँ पे। मैं ऐसा मानता हूँ ये 5 साल ऐसे है भारत सरकार के पास कि वो प्रूव कर सकती है कि अच्छा खासा अपोजिशन, हेल्दी अपोजिशन और उसके बीच एक अच्छा कोalition और फिर भी एक देश मजबूत तरीके से डेमोक्रेटिकली चलाया जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत सारी बातें आ रही है कि सरकार चलेगी, नहीं चलेगी। मैं ऐसा मानता हूँ ये सरकार बिल्कुल 5 साल काम करने के लिए तैयार है। लेकिन पॉलिसी लेवल पे अगर आप कुछ बात करेंगे, आप बोलेंगे कि हम पॉलिसी लेवल पे नए 50 एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है विपक्ष आपका विरोध करेगा। विपक्ष बोलेगा ठीक है, आप रास्ते बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, अच्छा बनाइए, एयरपोर्ट्स बनाइए, रेलवे स्टेशंस बनाइए, बराबर है। लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करेंगे, आप बोलेंगे एक ही आदमी को या एक ही उद्योगपति को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो उसमें विपक्ष बिल्कुल अपनी आवाज रखेगा और मुझे लगता है यही एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। भारत जिस तरीके से अब एक मतलब आप बोल रहे हैं कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था, हालांकि पर कैपिटा जीडीपी की आप बात करें या पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें भारत अभी बहुत कोसों दूर है। लेकिन अगर आप भारत को एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, दूसरे नंबर की या पहले नंबर की, चलिए ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि आप पहले नंबर की बना दीजिए, तो उसमें आपको पॉलिसी लेवल के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज क्या हुआ है प्रशांत जी, मैं थोड़े पिछले दिनों में गवर्नमेंट ऑफिस में मेरा बहुत जाना आना हुआ, इलेक्शंस की वजह से आचार संहिता चल रही थी, कुछ मुद्दे थे तो समझ में आए। आपने डिजिटल इंडिया कर दिया है, जैम कर दिया है, जनधन आधार मोबिलिटी, लेकिन आज की तारीख में अगर आपको कहीं पे भी नाम अपना चेंज करवाना हो, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का मीटर कनेक्शन है या नल का है या टैक्स का है, जो भी है गवर्नमेंट का, तो आप ये अपना मतलब जिसके नाम का वो एक एफिडेविट बना के देगा, अपना आधार जोड़ के देगा कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये मैं इस बंदे के ऊपर या इस बंदे मेरी बेटी या मेरे बेटे के नाम पे कर देना चाहता हूँ। उनकी उम्र है तो वो नहीं जा पाते हैं, तो वो कर देना चाहते हैं। और सामने बच्चे का एफिडेविट साथ में जोड़ता है। अगर मतलब मान लीजिए जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसका जो दूसरा वारिस होता है या दूसरा हकदार होता है, उसमें उसका सहमति पत्रक, लेटर ऑफ कंसेंट चाहिए, वो भी एक एफिडेविट पे बनता है, स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटराइज होता है, दिया जाता है। आधार कार्ड भी जोड़ा जाता है। आधार मोबाइल के साथ लिंक्ड है, तो आपको मतलब उसमें एक नॉमिनल फी भरने के लिए वेट करना पड़ता है और नॉमिनल फी भरने के लिए उस विंडो पे जाना पड़ता है। बाद में वो अप्रूव होता है तो आपको बोला जाता है आपको वापस वो विंडो पे जाना पड़ता है। तो हर बार ये समय नहीं होता। आप इसके अलावा ये कर लीजिए ना कि जब आधार के साथ उसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आधार के साथ लिंक है, वेरीफाई करके उस मोबाइल के ऊपर आप अपनी एक जो डिजिटल ऐप बनाई या जो भी बनाई है आपके मतलब आपके डिपार्टमेंट ने, वो भेज दीजिए कि इतना पैसे का आपको ऑर्डर इन तारीख तक घर भरना है, लिंक है, क्लिक करके आप भर दीजिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज करती है, बराबर है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज यही करती है। उसी तरीके से आप वो जो उसका जैसे ही अप्रूव होता है मैसेज दे दीजिए इमीडिएटली कि अप्रूव, मतलब उसके सिस्टम में जैसे जाएगा उसको इंडिकेशन चला जाएगा एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए, ईमेल या जो भी दिया हुआ है कि आपका ये अप्रूव हो चुका है और आपको इतने दिनों में ये पैसा डिजिटली या फिजिकली भरना है। ये हुआ नहीं है, पिछले 10 साल में ये नहीं हुआ, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पॉलिसीज के लेवल पे कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ट्रस्ट दिया गया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आप परसों की मतलब कल की आप एक घटना देख लीजिए, गुजरात में यहाँ पे हुई है, जो सुदर्शन सेतु जो बेट द्वारका को ओखा से जोड़ता हुआ 3 किलोमीटर का एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पुल बना है। मैं वहां पे गया था, मैंने देखा, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन कल वहां पे जो एक साइड पे पार्किंग है, उस सुदर्शन सेतु के दोनों तरफ पार्किंग है, एक साइड के पार्किंग की दीवार पूरी ढह गई। कोई जानहानि नहीं हुई लेकिन पूरी की पूरी दीवार ढह गई। तो ये किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये सवाल उठेंगे, ये सवाल विपक्ष करेगा कि आप काम कीजिए लेकिन क्वालिटी वाला काम। जैसे कल अखिलेश ने बोला कि जो सड़क पे आपने विमान उतारे वो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हैं उस जमाने में, एक्सप्रेसवे जो बना है यमुना एक्सप्रेसवे, तो उस तरीके से उस दिशा में बना है, बराबर है। जहां पे आपने प्लेन उतारा था उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पैसे से बनाया था। तो ये सवाल आएंगे, ये बातें आएंगी। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो राहुल गांधी ने की अपनी स्पीच में, वो जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए मुझे लगता है कार्यकर कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि उनके शिव जी की जो प्रतिमा दिखाई, फिर गुरु नानक की जी की जो प्रतिमा मतलब वो जो उनकी छवि दिखाई,
फिर उन्होंने जीसस क्राइस्ट की छवि दिखाई, फिर उन्होंने इस्लाम के जो 2 हाथ है उसमें, तो उसने अभय मुद्रा की बात, डरो मत, डराओ मत। मुझे लगता है हैशटैग ट्रेंड होगा आने वाले दिनों में। जैसे नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, और ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के दरमियान जिस तरीके से स्लोगन इंजीनियरिंग हुई है मणिपुर को लेके, चलिए आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप समझिए तो सही कि एक आवाज आ रही है संसद में। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो स्पीकर पद की गरिमा को संभालने के लिए जो बात की कि आप झुक नहीं सकते, तो ये मुझे लगता है राहुल गांधी अभी भी मुद्दों पे मतलब अड़े हैं, मुद्दों की ही बात करेंगे। रोजगारी, बेरोजगारी, अग्निवीर के बारे में उन्होंने बात की, तो बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, हालांकि फ्रीक्वेंटली उन्होंने संसद में अदानी और अंबानी का नाम लिया, जबकि मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या टेम्पो भर भर के रुपये गए, और अगर टेम्पो भर भर के रुपये गए थे तो फिर आपने उनको अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? तो देखिए अब ये पूरा जो है ना वो पूरा खुल चुका है, ये मुखौटा जो है वो खुल चुका है। तब इसमें मुझे लगता है पर्सनल अटैक्स बहुत होंगे राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, उनके जो नेता है, तो उनको बहुत ही एक पब्लिक लाइफ में जो होता है कि जैसे उन्होंने एक बार संसद में सिर्फ ऐसे आंख से इशारा किया, आंख मारी थी, तो वो भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ले लिया कि आंख मारते, ये करते, तो उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की जाएगी। डीप फेक का जमाना है, मुझे अचरज नहीं लगेगा अगर कुछ ऐसी अश्लील वीडियोस भी किसी की बाहर आती है, किसी नेता की, क्योंकि यही होगा। आप जब लीगली किसी को बीट नहीं कर सकते हो, आप उसके कैरेक्टर को असैसिनेशन करने की कोशिश करेंगे, एक मेंटल माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि ये सब गंदा है, ये बहुत ही गंदे लोग। तो आने वाले दिनों में देखिए, मुझे लगता है राजनीति बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। भारत के पास एक मौका है, भारत की संसद के पास एक मौका है ये प्रूव करने के लिए कि कोalition गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, अगर ये फॉर्मूला चलता है आने वाले दिनों में, और मैं इसलिए मतलब एक बहुत ही आशास्पद पत्रकार हूं इस मुद्दे को लेके, क्योंकि 18वीं लोकसभा है, वयस्क हो चुके हैं लोकसभा, 18 साल, तो मतलब ये वयस्कता का एक निशानी है इस लोकसभा की, और ये हाउस की एक निशानी है, एक वयस्क हो चुकी है उसकी। पर मुझे लगता है अगर ये फॉर्मूला चलता है आने वाले दिनों में, तो भारत की प्रगति को मुझे नहीं लगता है कोई रोक पाएगा। हाँ, ऐसी कुछ अराजक ताकतें जो अपना वो करती रहेगी, जैसे इन्होंने किया कि पूरा स्पीच को मतलब एक इंटरप्रेट जिस तरीके से किया गया कि हिंदुओं के खिलाफ है। हालांकि बहुत क्लियरली राहुल गांधी ने कहा था कि ये कोई पक्ष या कोई संगठन जो है आरएसएस या बीजेपी, वो संपूर्णपणे पूरा का पूरा हिंदू समाज को मतलब रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक तबके को आप रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो मतलब पूरे के पूरे वो हिंदू, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने जिस तरीके से, और मुझे लगता है राहुल गांधी को भी अपनी स्पीच को उनकी जो भी स्पीच बनाते हैं, जो भी उनको पॉलिश करना पड़ेगा, वो मुद्दों पे बात करें, और खास करके जब वो ऐसे मतलब ऐसी कुछ बातें का संबोधन करते हैं, तो उनको क्लियरली ये बोलना पड़ेगा कि अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो किसी समाज, किसी संप्रदाय, जो डिस्क्लेमर आता है ना, बिल्कुल ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि अगर ये पक्ष के लोग ऐसी विचारधारा के साथ चलते, तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये विचारधारा इस तरीके से नहीं चलेगी। तो मुझे लगता है ऐसे डिस्क्लेमर्स उनको उनकी स्पीच में देते जाने पड़ेंगे। अब मैं जो बोलने वाला हूं वो किसी समाज या समुदाय को लेके नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि ऐसा टुकड़ा एक निकाल के वायरल किया जाता है, रील पे चलता है, सोशल मीडिया पे चलता है, लोगों ने पूरी स्पीच नहीं देखी होती। जैसे आमिर खान के मुद्दे में हुआ था, रामनाथ गोयनका अवार्ड में जो आमिर खान ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी बातचीत कर रहे कि क्या ये देश रहने लायक, हमको निकलना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो एक टुकड़ा चल गया। अब जो जहाजी ने जो सवाल किए थे, उनके एडिटर ने, जो बातें हो रही थी, वो उसका पूरा जब तक आप उसका रेफरेंस नहीं समझेंगे, तब तक आप बोलेंगे कि ये गद्दार आदमी। जब तक आपको वो जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सिखाया जाता था ना स्कूल्स में, कि ये सेंटेंस क्यों बोला गया है, किसने बोला है, वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसलिए सिखाया जाता है। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है, उनको तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब ही नहीं, एक लाइन पकड़ लेते हैं, एक शब्द पकड़ लेते हैं, उस पर चलता रहता है। एग्जैक्टली।
ये बिल्कुल सही कहा आपने कि राहुल गांधी को या दूसरे ऐसे नेता हैं, जब भी कोई शब्द बोलें या वाक्य बोलें, तो उसको थोड़ा सतर्कता के साथ शब्दों का चयन करना चाहिए, जिससे कि कोई मुझे ऐसा लगता है कोई उनको हर एक जब भी उनको कोई बात करनी है, कुछ संबोधन इस दिशा में करना है, तो एक डिस्क्लेमर स्टेटमेंट दे देना चाहिए कि बिल्कुल, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, वो किसी नाती समुदाय, किसी संप्रदाय को लेके नहीं है, किसी राजनीतिक मतलब उसको लेके किसी धर्म संप्रदाय के लोगों को लेके नहीं है, किसी को लेके नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी, ये लोग, बिल्कुल। इनको ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है स्पेसिफिकली टारगेट करके उनको बोलना चाहिए। स्पेसिफिक बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस तरह का कहीं न कहीं उन्हें अपना सतर्कता शब्दों के चयन में के साथ कुछ ना कुछ ऐसा नोटिस एक देना चाहिए, जिससे कि पर्टिकुलर जिसको संबोधित आप कर रहे हैं, जिस संगठन को संबोधित करते हैं, केवल वो शब्द या शब्दावली प्रिसाइज़ली आपकी वहीं केंद्रित रहे। इधर-उधर भटकाने का जो प्रयास करते हैं, वो उसमें सफल ना हो पाएँ। हाँ, और अच्छा, उसमें दूसरी क्या बात है, आप संसद जी, उसमें क्या आप संसद की गरिमा भी रखेंगे, हाँ, मतलब आपने किसी की ठेस पहुँचाई से ना, आप सीधा सवाल कर रहे हैं संसद में। एक एक सांसद के रूप में आप सवाल कर सकते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, उसकी जो भी प्रक्रिया है, लिखित में देना है, नहीं देना है, ये निकाल देना है, वो निकाल देना है, वो सब वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट वो आप कर लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप लीजिए रिकॉर्ड पे मत लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो ये बात तो चलेगी। बट मुझे लगता है डिस्क्लेमर, नॉट ओनली राहुल गांधी, कोई भी नेता, कोई भी पब्लिक लाइफ में जो बंदा होता है या बंदी होती है, उसको ये डिस्क्लेमर देना ही चाहिए। जैसे फिल्मों में कहा जाता है, हम किसी की मतलब भावना को आहत करना नहीं चाहते, वो करके हाँ। आप बात कीजिए। मुझे लगता है ये मुद्दे नहीं उठेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कहा आपने और सही होना भी चाहिए इस तरह से जो जो कोई भी ऐसा कोई मैसेज ना जाए जिससे कि किसी को लगे कि हमारी भावना को ठेस क्योंकि पहुँची या देखिए कोई आप दूसरा यहाँ उसको पे क्या करते हाँ, आप यहाँ पे क्या करते लीगली तो आप कुछ प्रूव नहीं कर पाते, तो आप फिर कैरेक्टर एसेसिनेशन जैसी बाबत पे आ जाते हैं, आप कैरेक्टर एसेसिनेट करते हैं। और हुआ क्या है, आज की राजनीति अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर एसेसिनेशन पे ही पूरी की पूरी बेस्ड है। आप संजय जोशी जी को देख लीजिए, संघ के इतने बड़े नेता, उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे गुजरात में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनका कैरेक्टर ही एसेसिनेट कर दिया गया है। और आज की जो राजनीति है, मैं ऐसा मानता हूँ वैल्यू बेस्ड राजनीति नहीं है। आज की राजनीति में स्पाइकर जीन्स और आईफोन वाली जनरेशन आ गई है, जिनको राजनीति से, जिनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी कोई विचारधारा से लेना देना ही नहीं। उनको सिर्फ पावर में रहना है, पावर में कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना है, सब जगह पे जॉब्स आउटसोर्स करनी है। पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मॉडल है, वो कुछ चंद लोगों पे वो एक्सपेंडिचर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो और बाकी का वो लोग मलाई खाए, ये उनकी मंशा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना। तो बिल्कुल। ऐसे में क्या होगा, जब आप पैसे का लालच ऐसे किसी लोगों के साथ बांटेंगे जिनमें कोई क्षमता ही नहीं है कुछ सोचने की। देखिए उनमें कुछ क्षमता होती कुछ सोच के कुछ करने की, तो ये किसी के मतलब अम्ब्रेला के अंदर नहीं रहते, वो खुद का कुछ भी दो पैसे का धंधा खड़ा कर देते। जैसे आपने अपना चैनल आज खड़ा कर दिया है, आप बात करते हैं क्योंकि अपने दम पे आप बात करते हैं। तो अपने दम पे बात करने वाले लोगों को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, पूरी सोसाइटी ऐसी बनाना चाहते हैं जो गुलाम बन जाए। ये कॉर्पोरेटाइजेशन मॉडल है। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, कॉर्पोरेट्स बड़ा करते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं बहुत सारे लोगों को, तो वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं वो इतने मतलब पैसे वाले पावरफुल उस इलाके में बन जाते हैं। और देखिए हमारे समाज की एक व्यवस्था है, जिसके पास पैसा होता है ना, उसको मतलब माना जाता है बहुत बुद्धिशाली माना जाता है। वो पैसा कैसे बना वो कोई नहीं देखता है, समझो आप। तो बाद में बिल्कुल, उसका एक रसूख बन जाता है और बाद में पूरी की पूरी व्यवस्था के ऊपर एक नकेल डाल दी जाती है। ये कैपिटलाइजेशन का वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा मॉडल है कि आप सबको भागीदार ऐसे लोगों को बनाइए जो मतलब जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, जिनका कोई मतलब कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखावा ऐसा करते हैं कि हम तो भगवान से डरते हैं, हम तो गॉड फियरिंग है, ये है वो है, लेकिन वो होता नहीं है। और जब ऐसे लोग एक पूरी मैनिपुलेटिव सिस्टम बना देते हैं तो उसमें गुलामी कब आती है? गुलामी तभी तो आती है ना। केजीएफ फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या है, अब बड़े-बड़े मतलब जो घराने हैं, जो कि आज भी जो है वो क्या है, आप उसमें जो मालिक का शब्द होता है वो फाइनल होता है। उस बोर्ड रूम में ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके सामने कुछ बोल सकता है, ना कोई एम्प्लॉय कुछ बोल सकता है। अगर वो बोलता है तो यूनियन बाजी है, वो निकाल देते हैं उसको नौकरी से, उसकी नौकरी खा जाते हैं। तो डायरेक्टर को बदनाम कर देते हैं। बोर्ड रूम में अगर वो डायरेक्टर कुछ छाना बनता है तो उसको निकाल देते हैं, उसको बदनाम कर देते हैं मीडिया में। तो ये एक तरीके का ऑथोरिटेरियन मोड। और देश, डेमोक्रेटिक देश चलाने के लिए ऑथोरिटेरियन ना, देखिए एक बहुत सीधे तरीके से मैं मानता हूं, हर हिंदुस्तानी एक सीधा साधा हिंदुस्तानी है। सुबह उठता है, अपना काम करता है, अपने काम के लिए निकल जाता है,
उसको अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, घर आके वो शांति से अपने फैमिली के साथ जाएगा। वीकेंड में कहीं पे वो मतलब यहाँ बड़े शहर हो गए तो मल्टीप्लेक्स मॉल्स में चला जाएगा, छोटा शहर होगा तो वहाँ बाग बगीचे होंगे, वहाँ पे चला जाएगा, कुछ बाहर खाना खाएगा, ये इनका लाइफ। थोड़ा बहुत वेकेशन एन्जॉय करेगा। तो इन सब में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको मजबूत देना पड़ेगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से ये चीज़ों के ऊपर प्रेशर है। बाग बगीचे में जाने वाले लोग बढ़ गए, मल्टीप्लेक्स और मॉल्स में जाने वाले लोग बढ़ गए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़िम्मेदारी है आपकी। मतलब वो मॉल जिसका है प्राइवेट कंपनी का उसकी है, मॉल तक ले जाने वाले रास्ते जो है गवर्नमेंट के तो उसकी है। बारिश आती है तो उसका एक मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। शहर में गड्ढे नहीं पड़ने चाहिए या गड्ढा पूरा शहर गड्ढों में नहीं होना चाहिए। तो ये सब देखना पड़ेगा और इसके लिए पब्लिक टैक्स देती है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक मुफ्त में ले रही है। एक एक बिस्किट लेती है 5 रुपए का तो उसमें भी वो जीएसटी चुकाती है, ठीक कह रहे हो। टैक्स देती है और जीएसटी की आपकी आय बढ़ी है, घटी नहीं है। कठिन। तो मतलब आपकी आय बढ़ी है तो आप उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कीजिए, रोजगारी दीजिए लोगों को, काम मुहैया कराइए, हाथ में पैसे आएंगे, पैसे वो स्पेंड करेंगे, पैसे स्पेंड करेंगे, इकोनॉमी चलेगी, सीधी सी बात। बिल्कुल, ठीक बात है। जी, जी, जी। नहीं, बहुत सारे आपने विस्तार से पूरा ये जो परिदृश्य है वर्तमान का, उसको बड़ा व्याख्या किया आपने। और साथ ही एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आती है, जो विपक्ष की राजनीति को आप देख रहे हैं लगातार। इलेक्शन के बाद जिस तरह से विपक्ष की ताकत में इज़ाफ़ा हुआ है और पार्लियामेंट में भी हमें उसका पूरा असर दिखाई दिया, किस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं ने बहुत अच्छी-अच्छी स्पीच दी। उसमें राहुल गांधी तो सारी चर्चा बटोर ही गए हैं, लेकिन साथ ही और दूसरे जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उसमें महुआ मोइत्रा का नाम बड़ा चर्चित होता है। वह लगातार बड़ी प्रभावशाली स्पीच उनकी इंग्लिश में होती है बेसिकली, लेकिन बड़ी प्रभावशाली स्पीच ए रहती राजा ने भी बहुत अच्छी स्पीच दी। है। उन्होंने कहा ए कि आप हमको ए राज हिंदुत्व मत हाँ, सिखाइए, हम आप ये मत कहिए कि कौन है, हम तो यहाँ के थे, हम द्रविडियन प्रजा है, आप लोग आर्यन है। उन्होंने मतलब कह दिया, समझ लीजिए। तो ये जो नैरेटिव आप लेके आ रहे हैं ना, वो नैरेटिव जब तक आपके पास सही उसका कोई ऐतिहासिक मापदंड नहीं है तो बात मत कीजिए। जब ऐसी बात करेंगे तो बाउंस होके आपके सामने आएगी। और आज आप पूरा साउथ इंडिया देख लीजिए, जिस तरीके से साउथ इंडिया की जो मूवमेंट है, साउथ इंडिया में जो चला है, उसमें बहुत क्लियर इंडिकेशन है ना कि हमको आप हिंदुत्ववाद मत सिखाइए, आप अपनी हिंदुत्ववाद की राजनीति कीजिए। और ज्यादातर स्पीच में अगर आप देखेंगे तो फैजाबाद से आए हुए जो सांसद है उनके बारे में ही जिक्र किया गया। वो कल्याण बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पे बहुत अच्छे चेहरे हैं सब, लेकिन कोई उनको नहीं देख रहा है, सब आप ही को देख। नकल देख रहे हैं। और उन्होंने जब राहुल गांधी ने भी ये कहा कि भाई मतलब मैंने जब इनको पूछा है, कॉफी पे चर्चा हो रही थी कि आपको कैसे, बोले हमको पहले दिन से भरोसा था कि हम जीतेंगे, जी, जी। क्योंकि प्रजा के साथ आपने वहां पे जमीनें ले लिए, ये करिए, ये विकास नहीं चलेगा आपका। ये विकास मैं यही बता रहा हूँ, ये मौका है 5 साल आप दिखा दीजिए कि कोalition में अच्छी गवर्नमेंट चल सकती है, पॉलिसी ड्रिवन आप निर्णय लीजिए, अपोजिशन अच्छा है, यही रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जो भी है, तो एक प्रेशर ग्रुप बना रहेगा। और जब प्रेशर ग्रुप बना रहेगा, क्योंकि देखिए मीडिया का भी सुर थोड़ा बहुत अलग होना शुरू हुआ है। हालांकि जो गोदी है वो तो गोदी ही रहेंगे, लेकिन उनका भी मतलब अब उनको क्या, अब ऑपोजिशन को जवाब देना पड़ेगा, उनकी भी स्पेस देनी जवाब पड़ रही है। ऑटोमेटिकली। जब आप मतलब एक ओपोजिशन भी ऐसा स्ट्रांग लेके आएंगे तो मीडिया के वातावरण में भी थोड़ा बदलाव आएगा। स्पेस देनी पड़ रही है उनको। प्रिसाइजली, जुडिशरी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन मीडिया फोर्स में जो एक पूरा का पूरा गोदी हो चुका था, बुझ चुका था, वो पूरा का पूरा चेंज हुआ। और तब जाके असली कहानियां बाहर आएगी, तब जाके असली बातें बाहर आएगी, तब जाके कहीं ना कहीं हम न्याय की बात कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा खासा इकोसिस्टम है जहां पे आप प्रूव कर सकते हैं कि कोalition में अच्छे खासे अपोजिशन के साथ पॉलिसी ड्रिवन अगर आप गवर्नेंस देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। और 5 साल में मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो सरकार सत्ता में बैठी है, उनके पास ये प्रूव करने का जरिया है कि चाहे मेजोरिटी हो या ना हो, हम डिलीवर करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये लेकिन बात है कि जो जैसे मैंने जी, कहा जी, कि अगर जी, ये 10 साल में जनधन आधार मोबाइल के जरिए अगर ये भी नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या बाकी है अभी। आप बोल रहे हैं 17 साल में ये नहीं हुआ, लेकिन आपका जो फोकस था उसमें भी, उस एजेंडा में भी ये सब नहीं हुआ। तो अच्छा हिमांशु जी, इसमें एक बात ये है कि जैसे राहुल गांधी जी ने या दूसरे विपक्षी दलों के जो नेताओं ने पूरा जो लोकसभा में स्पीच देने का जो समय था, उसका भरपूर उन्होंने उपयोग किया। अपने बिल्कुल। जो अपनी जो राजनीतिक उनकी जो विचारधारा है या राजनीतिक मुद्दे हैं, उसको उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से पार्लियामेंट के पटल पर रखा। लेकिन साथ ही अगर सत्ता पक्ष की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2 घंटे से ज़्यादा ही कल स्पीच दी।
और उसमें अधिकतर समय उन्होंने अपने पूर्व की जो कार्यकाल है या पिछले सरकारों के जो कार्यकाल हैं, उनको लेकर तमाम तरह की बातें करते रहे। और वो इस समय का उपयोग संसद के अंदर जो माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए, विपक्ष और विपक्ष के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिए, कुछ और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए अपना कुछ उसमें और ज़्यादा कुछ योगदान दे सकते थे? क्या विपक्षी दलों को मुद्दों के साथ एक समन्वय बनाने की दिशा में कुछ पहल कर सकते थे? क्या लगता है आपको? नितिन गडकरी जी वहीं पे थे, राजनाथ सिंह जी वहीं पे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पे थे, तो किसी को मौका नहीं मिला, ये बात सही है। और मैं कल परसों मतलब जिस तरीके से स्पीच हुई, राहुल गांधी ने जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि डरो मत, डराओ मत। जो मैं बोलता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद हैशटैग होगा ये स्टेटमेंट, ट्रेंड भी होगा जब ऐसी कुछ बातें आएगी तो। और उन्होंने जब कहा कि बीजेपी के अंदर भी डर है, तो वोटिंग नहीं है या आवाज नहीं, तो उन्होंने उन्होंने उसको एब्सोल्युटली एज अ अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर लिया कि देखिए मेरी बात से सहमत है ये लोग। सहमत। तो मुझे कल बीजेपी भी कहीं ना कहीं, बीजेपी के कुछ नेता अगर आप देखेंगे, कुछ नए जो आए हैं, वो नए नए बारिश में जो आवाज करते हैं वैसे जो है वो कर रहे थे आवाज। बाकी जो पीढ़ नेता थे, परिपक्व नेता थे, वो शांति से मुस्कुरा रहे थे अंदर ही। जो पीढ़ परिपक्व नेता है, 3-3 टर्म से जो बैठे हैं सांसद में, गुजरात में से भी शांति से बैठे थे। ना वो डेस्क पे हाथ लगा रहे थे, आप देखिएगा, शांति से देखिएगा। और जब उन्होंने, और खास करके जब उन्होंने कहा, वो गौरव गोगोई ने जो कहा कि आप प्रधानमंत्री की उस पे नहीं जीत के अपनी ताकत पे जीत पे आए, तो वो कॉन्फिडेंस अगर मान लीजिए कि वॉल्केनिक होता है विद इन बीजेपी, तो कल को बहुत सारी संभावना और समस्याएं संगठन के लेवल पे खड़ी हो सकती, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप कितना पकड़ के रखेंगे अभी, तो आपको अभी प्रूव करना है कि 5, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपकी अगर पिछली गलतियां, पिछला आपका जो खौफ, सब कुछ आपको अगर भुलाना है विद इन पार्टी, विद इन गवर्नेंस, तो आपको ये 5 साल में वो सब डिलीवर करना पड़ेगा जो आपने 10 साल में नहीं किया, और डिलीवर करके दिखाइए कि कोalition में भी सत्ता पक्ष डिलीवर कर सकता है, मजबूत विरोध हो तो भी डिलीवर कर सकता है। और मुझे लगता है इस दिशा में खाली कोई जांच कमेटी या ये बनाने से नहीं, जैसे आपने नीट में एक जांच कमेटी बना दी, इमीडिएटली डिलीवर कीजिए। जॉब्स, मेन थिंग इज जॉब। अभी गवर्नमेंट में जितना आपने वो कास्केट लगा के बैठे थे वो खोल दीजिए, पूरा का पूरा जॉब्स का एक मार्केट खड़ा कर दीजिए। तब जाके मुझे लगता है जब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगा, पैसा आएगा, तब जाके मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरीके से आप एक एस्टैब्लिश कर पाएंगे, और तब जाके आप दूसरी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। आपने क्या किया, मंदी का माहौल खड़ा कर दिया, कोई धंधा ना कर सके, उद्योगपति सब समेट ले, ये नहीं चलेगा अभी। अब आपके हर एक ऐसे डाउटफुल इंटेंशंस, आपकी हर एक ऐसी डाउटफुल पॉलिसी, फार्म लॉज आप देख लीजिए, किसान ही खड़े थे ना, कहां अपोजिशन था दादा, बिल्कुल। प्रजा ही खड़ी थी। तो प्रजा अब सबसे बड़ा अपोजिशन बन चुकी है आपका। आपके पास 240 इसलिए है क्योंकि आप इतनी सीट्स पे लड़े थे। तो उस रेशियो को अगर आप कंपैरेटिवली देखें, और पिछले 10-20 साल में अगर 20 साल का कोई यंग वोटर है तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ नहीं देखा है। और अर्बन वोटर्स में ये हो गया था इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह मुद्दों को लेके कि अगर यहाँ पे भी ये ऐसा है तो हमको वोट नहीं देना है, और हमको राहुल गांधी को तो वोट नहीं देना है। तो इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा वोट बैंक अभी टूटना शुरू हो गया है। वो कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा सत्ता पक्ष को, मगर मुझे नहीं लग रहा है ये कर पाएंगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये अपॉर्चुनिटी है, आपके माध्यम के जरिए मैं बोल रहा हूं कि कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। और मतलब आप दूसरी अर्थव्यवस्था या तीसरी या पहली अर्थव्यवस्था जो भी बनाना चाहते हैं आप करेंगे, लेकिन मुझे डाउट है कि ये कर पाएंगे, क्योंकि ये कहां के, ये इनका जो बुबी ट्रैप है ना, वो कौन से बुबी ट्रैप में फंस गए मैं बताऊं आपको। राहुल गांधी ने जो अपनी स्पीच दी ना, वो मुझे तब भी लग रहा था कि बिल्कुल एक तरीके से बुबी ट्रैप है और इसमें ये फंसेंगे। इनको जो मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी, 5 साल की ब्लूप्रिंट, हमको एक भी जवाब नहीं देना है। विपक्ष की जो भी मतलब है, ठीक है, आप हमारी आलोचना कीजिए, एज अ विपक्ष आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन आने वाले 5 सालों में ये हमारी ब्लूप्रिंट है, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। कह रहे हैं आप। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां पे मैं देख रहा हूं कि लैक ऑफ विजन है। अगर मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं कि
सरकार जो कुछ करने वाली है वो पब्लिकली बोले, लेकिन एक सेंटिमेंट तो बिल्ड करना चाहिए ना। आज 80,000 की जगह पे आपका मार्केट 90,000 हो, 2 दिन में 1 लाख के ऊपर पहुंच जाता। अगर ये आप बोलते हैं कि हम ईवी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, हम चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स के मतलब पेट्रोल का जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट उसको हम कैसे डेवलप करें, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हम इतनी नई यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। आपकी स्पीच मतलब बजट से भी ज्यादा होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे बात कीजिए, जॉब क्रिएशन पे बात कीजिए। मुझे लगता है ये नहीं हुआ, और वो जो बूबी ट्रैप वहां पे राहुल गांधी ने खड़े कर दिए ना, उसमें इनके पैर फंस गए। प्रधानमंत्री ने 2 घंटे में कंट्री की आने वाले दिनों में वो कैसे उसको एक दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था और पर कैपिटा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बात ही 5 लाइन भी नहीं बोले। तो मुझे लगता है ये जो बूबी ट्रैप्स इन्होंने खड़े किए उसमें ये फंसते जा रहे हैं, और दैट इज वेयर यू कम टू नो कि इनके पास लैक ऑफ विजन है। वरना ये मौका है, मैं बोल रहा हूं अभी भी वापस, ये मौका है। कोalition गवर्नमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, आप प्रूव कर दीजिए कि आप ये देश और ये गवर्नेंस बहुत अच्छे तरीके से चला सकते और किसी के दबाव में आए बिना, क्योंकि की पोर्टफोलियो सभी आपके पास है। सही पर बात। मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। लेट अस वेट एंड वॉच। मुझे लगता है ये मौका है, इसको कैसे गवाते हैं, इसका कैसे यूज करते हैं, वेट एंड वॉच। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। समय बताएगा, भविष्य बताएगा कि किस तरह सरकार समय का उपयोग करती है या उसका उसका फ़ायदा नहीं उठा पाती है। और जिस तरह से तमाम मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठे हैं और आपने पूरी उसकी जो व्याख्या की है, किस तरह से जो मुद्दों की क्या महत्ता है, किस तरह से पब्लिक रिस्पॉन्स चाहती है सरकार का भी। और आने वाले समय में कार्यक्रम अंत में आते हैं, आने वाले समय में विपक्ष की राजनीति को, सत्ता पक्ष की राजनीति को, किन दिशाओं में आप आगे बढ़ता देख रहे हैं सदन की कार्रवाई के पश्चात? जैसे मैंने कहा कि ये पर्सनल कैरेक्टराइजेशन पे ज्यादा जाएगा, कि हमने पिछले उनमें देखा महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से टारगेट किया गया था अदानी हिंडनबर्ग के मामले में। अब देखिए, अब कल की एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, सेबी ने 46 पेजेस की नोटिस दी है हिंडनबर्ग के मामले को लेके अदानी ग्रुप को। तो देखिए, ये होता है जब आपका विपक्ष मजबूत होता है ना, क्योंकि अभी आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग थी वो खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेबी के इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है जुर्माना देके खत्म करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए जेपीसी होती है तो क्या सीन होगा। तो ये होता है, ये शुरू हो जाता है, समझ लीजिए। तो आपने जिस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन किया था, ये जो भी किया था, मुझे लगता है ये देखिए, अभी आपको बहुत मतलब सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं ना, उनको ये समझना है कि 17 साल में देश में कुछ नहीं हुआ है, उसकी बजाय आपको ये भारतीयों को क्रेडिट देना है। भारतीय लोग भी समझ गए कि भारत ने कितनी बड़ी प्रगति की है, हम तो यहाँ पे ट्रस्टी है, हम कुछ ऐसी पॉलिसीज लाना चाहेंगे कि भारत और दिशा में प्रगति करे। आपका नैरेटिव ये होना चाहिए। आप मालिक नहीं हो भारत के। आप जब जिस तरीके से मालिकाना हक की जो बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि प्रजा, मतलब एक तरफ से आप ऐसे 150 लोग मतलब स्टैम्पेडिंग में मर जाते हैं और आप मतलब खड़े खड़े अपने वस्त्र बदलते हो, या ये जो भी है मैं ही हूं, मैं हूं, ऐसा करेंगे तो ये मुझे नहीं लगता है ये प्रजा। अभी 10 साल के अंदर आपका हिसाब किताब हो चुका है। मैं ज्यादातर ट्रैवल करता रहता हूँ, द्वारका से बहुत सारी ट्रेन सीधी यूपी को कनेक्ट करती है, तो मैं उसमें बैठता हूँ। तो वहां पे जो ट्रेन के जो कीपर्स होते हैं, मैं बाइक लेके भी जाता हूँ, कभी कभार ट्रेन से, बस से। इलेक्शन के माहौल में खास करके मैं लोकल बसेस और ये जो क्या बोले, जनरल कंपार्टमेंट या ऐसे जहां भी जगह मिलती है बैठ के लोगों के बीच समझने की कोशिश करता हूँ क्या है। तो कभी कभार नहीं मिलती है जनरल कंपार्टमेंट में, तो एसी में चला जाता हूँ। वहां पे जो केयर टेकर होते हैं यूपी के लड़के, तो उनको पूछा मैंने कि आप क्यों ये 2014 में मैंने पूछा था कि यूपी ने तो मतलब इस बार कमाल कर दिया, नरेंद्र भाई को इतना सीट है। बोले नहीं साहब, यहाँ गुजरात में जैसे कारखाने लाए नरेंद्र भाई, वहां पे कारखाने लाएंगे, तो अब हमारे वहां पर तो आप मतलब फसल ऐसी है, मतलब बिठा के मैंने बात की थी उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा। बोले हमारे वहां पे तो मतलब जमीन ऐसी है कि आप कुछ भी डाल दीजिए धान उग जाता है, तो पानी की किल्लत नहीं है, नौकरी मिल जाए। बोले तो हम यहाँ पे जो आते हैं जाते हैं ट्रेन में ये नहीं आएंगे, वहीं पे हम नौकरी कर लेंगे। अब थोड़े दिनों पहले वापस मेरा आना जाना हुआ, वही भाई साहब मुझे मिले। बोला क्या हुआ इस बार यूपी ने? बोले साहब कारखाने नहीं है, हमने आपको लास्ट टाइम बताया। मतलब आना जाना रहता था, हमारा मिलना जुलना रहता था, फोन करके भी हम उनको कभी बुला लेते हैं, तो बैठते हैं, बातचीत करते, चाय वाय पीते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब कारखाने नहीं लगे, रोजगारी का जो वादा था वो नहीं हुआ, इसलिए खेल खत्म हो गया। तो आपको अभी डिलीवर करना पड़ेगा, कहने का मतलब। और उसके
मतलब मैं जो जैसे मैंने कहा प्रशांत जी, मौका है, विजन है आपके पास ये करने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर ये नहीं हो रहा है, और विजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चंद लोग ही उससे बेनिफिट ले और ऐसी आपकी पॉलिसीज हो। 140 करोड़ लोगों की लाइफ आप कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए पॉलिसीज होनी चाहिए। चंद उद्योगपति या ये इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट वाले बेनिफिट करेंगे, आपके ही कार्यकर्ता बेनिफिट करेंगे, ऐसी पॉलिसीज नहीं चलने वाली। ये ध्वस्त होने जा रहा है। अगर ये आप डिलीवर नहीं करेंगे इस 5 साल में, ये क्या हो गया है, आपकी 5 लास्ट ओवर जो होती है और उसमें जो आपका टारगेट होता है वो आपको मतलब चौके छक्के लगा के जो करना होता है ना, वो करना पड़ेगा। लास्ट 5-10 ओवर्स जो होती है ना 50, हम तो ओडीआई वाली जनरेशन, हमें सही 2020 बात तो मैं सही देखता बात भी नहीं हूँ। हम तो वनडे इंटरनेशनल वाली जनरेशन है, तो हम पिछली सही बात 10 ओवर्स देखते हैं हमेशा, बैटिंग वाली हो या बॉलिंग वाली हो, तब हमको पता बॉलिंग चलता है कि ये क्या होगा। तो ये लास्ट सही 10 बात ओवर्स है। 50 ओडीआई की बिल्कुल अगर हम बात करें, तो उसमें आप अगर डिलीवर नहीं कर पाए, अगर विजन नहीं है, तो भूल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सबसे कोalition होगी, महत्वपूर्ण कोalition होगी, कोalition भी होगी, ऑपोजिशन में शायद आप बैठे होंगे, अगले टाइम में ये मामला हो जाएगा। और तब जाके बीजेपी के पास सेकंड रंग लीडरशिप उस लेवल की है, क्योंकि देखिए मैं इरोजन देख रहा हूं बीजेपी की लीडरशिप में भी। जो एक लीडरशिप थी आला दरज्जा की, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, सिन्हा जी, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, सुषमा स्वराज जी, ये सब डिटीरियोट है कि आज कहां पे आ गया है, अनुराग ठाकुर पे, स्मृति ईरानी पे। लहजा तो देखिए इनका। आज की अगर उस परिपक्व सभा में अगर मैं देख रहा हूं, तो परिपक्व सभा में मुझे नितिन गडकरी जी कहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे राजनाथ सिंह जी कहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे मध्य प्रदेश वाले अपने मामा शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। परिपक्व लीडरशिप, अराजकता फैलाने वाली लीडरशिप नहीं चाहिए। बीजेपी के अंदर भी आपको एक परिपक्व लीडरशिप चाहिए रहेगी। अगर आपको सत्ता में रहना है, अगर आपको मतलब आप कल को अगर मान लीजिए कि इक्वेशंस बदले और अगर आप विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि विपक्ष ने जो इस बार किया है, वैसा सोचने वाला विपक्ष भी होना चाहिए। वो कहाँ है आज आपके पास? आपके थिंक टैंक्स कहाँ है? बीजेपी सत्ता में इसलिए है क्योंकि उनके पास थिंक टैंक्स थी, अब वो थिंक टैंक्स है। आप अगर खुलेआम बोलते हैं कि हमको आरएसएस का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आरएसएस की हमको जरूरत नहीं, तो आरएसएस आपकी एक जमाने की थिंक टैंक थी। क्या आरएसएस आपके साथ वापस जुड़ेगी? बहुत सारे सवाल है। तो आने बिल्कुल बिल्कुल वाला जो पूरा सदन है वो कैसा रहेगा, उसमें मुझे लगता है, जैसे मैंने वापस मैं वही रिपीट कर रहा हूं आपके माध्यम से, मौका है, प्रूव कीजिए, विजन है तो प्रूव कीजिए। अगर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, एलिगेशंस करेंगे, तो पब्लिक समझ लेगी कि आपके पास विजन नहीं है इस देश चलाने का, और बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा और बड़े विस्तार नैरेटिव से आप आपने जो भी पूरे बिल्ड कीजिए, नैरेटिव आप जो भी बिल्ड कीजिए, घर में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक तबक्के को वो अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादातर भारतीय, जैसे मैंने कहा, शांति प्रिय लोग हैं। और आचार संहिता, न्याय संहिता के कानून जिस तरीके से बदले गए, उसमें बहुत सारी अभी मतलब भी आपको देखना है क्या होना है, क्या नहीं होना है। मुझे लगता है पर्सनल टारगेटिंग ज्यादा रहेगी, और ये बूबी ट्रैप्स इंडिया गठबंधन बिछाता रहेगा। ये चाहेगा कि ये 5 साल इनके वेस्ट हो। अब ये वेस्ट करना नहीं करना इनके ऊपर है। ये ऐसे बूबी ट्रैप्स बिछाता रहेगा जिसमें इनके पास कोई नैरेटिव ही ना हो, और ये बाद में एक जमाने पे प्रूव कर देगा कि देखिए इतना मौका था, इतना सब कुछ था, लेकिन ये कर नहीं पाए। 15 साल में इन्होंने क्या डिलीवर किया, तब जाके मतलब एक पूरा का पूरा किला आपका ध्वस्त होगा। तो ये बूबी ट्रैप्स में ना फंसे, आपके माध्यम के जरिए से मैं ये कह रहा हूं, ये जो बूबी ट्रैप्स लगाएगा इंडिया, उसमें ना, ये वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर है, और साइकोलॉजिकल एवरीथिंग वॉर वॉर एंड लव। तो इंडिया बूबी ट्रैप्स बिछाएगा। अब उस बूबी ट्रैप्स में पढ़ना नहीं पढ़ना, ये इन सत्ता पर पक्ष निर्भर में करता बैठे है। लोगों की, नेताओं की परिपक्वता पे निर्भर करता है कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना। वरना आपका नैरेटिव बिल्कुल 2 घंटे की स्पीच में क्या रहा, जैसे मैंने कहा, कोई ब्लूप्रिंट थी ही नहीं। बिल्कुल सही आपके कह रहे पास हैं। ब्लूप्रिंट होनी चाहिए। कि मैं पिछले मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता हूं। मणिपुर हम अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक इश्यू है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, हम अपने तरीके से जा रहे हैं। ये सब होना चाहिए, होना चाहिए। कोई भी मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि जो नैरेटिव विपक्ष तो सेट करेगा ही, लेकिन साथ में सरकार का भी ये निर्भर करता है कितनी मैच्योरिटी के साथ में मुद्दों को एड्रेस करती है और आने वाले समय में क्या संदेश देती है।
इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। आपने पूरे जिस तरह से पूरे विषय का जो विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।